तो लास्ट क्लास में हम लोग ग्रुप 13 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग ग्रुप 14 एलिमेंट्स, जिसे हम लोग कार्बन फैमिली कहेंगे, उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। ग्रुप 14 एलिमेंट्स द कार्बन फैमिली। सबसे पहले इस फैमिली में, इस ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स के नाम और सिंबल आप लोग को लिखने हैं। इसमें आने वाले एलिमेंट हैं कार्बन, जिसका सिंबल हम सभी को पता है सी। दूसरा है सिलिकॉन, जिसका सिंबल है एस आई। तीसरा है जर्मेनियम, जर्मेनियम, जिसका सिंबल है जीई। चौथा है टिन, टिन, जिसका सिंबल है एस एन। और पांचवा है लेड, जिसका सिंबल है पीबी। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, सी, एस आई, फिर जीई, फिर एस एन, और उसके बाद में पीबी। हाँ जी। तो आज हम लोग जो है इनके जनरल ट्रेंड्स की बात करेंगे ग्रुप 14। देखो, ग्रुप 14 के जब हम लोग ट्रेंड्स पढ़ेंगे तो हम लोग ग्रुप 13 की तरह ही डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो किस प्रॉपर्टी पर क्या फर्क पड़ेगा, ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे। पर क्योंकि हम लोग अब ग्रुप 13 भी पढ़ चुके हैं, तो हम जो भी ट्रेंड पढ़ेंगे ग्रुप 14 के लिए, उसका कंपैरिजन ग्रुप 13 से भी होगा। डाउन द ग्रुप तो होगा ही होगा, इसके अलावा इन प्रॉपर्टीज, इन ट्रेंड का कंपैरिजन 13th और 14th ग्रुप के बीच में भी होगा। ठीक है, तो चलिए ग्रुप 14 एलिमेंट्स के जनरल ट्रेंड्स की बात करते हैं। सबसे पहला ट्रेंड हमें करना है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो ग्रुप 13 का कॉन्फ़िगरेशन तो NH2 NP1 था, तो यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP2 हो जाएगा। इस हिसाब से कार्बन का हो जाएगा 2s2 2p2, सिलिकॉन 3s2 3p2, जर्मेनियम 4s2 4p2, टिन 5s2 5p2 एंड लेड 6s2 6p2। तो पहले तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, NH2 NP2, NS2 NP2, और फिर इन सभी का कॉन्फ़िगरेशन फटाफट से लिख डालो। कार्बन के लिए 2s2 2p2 हो जाएगा, सिलिकॉन 3s2 3p2, जर्मेनियम 4s2 4p2, टिन 5s2 5p2 और लेड 6s2 6p2। फटाफट से लिख दो और लिखने के बाद कमेंट कर देना डन। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया होगा बच्चों। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में दूसरा ट्रेंड है एटॉमिक साइज। दूसरा ट्रेंड है एटॉमिक साइज। तो सबसे पहले ग्रुप 14 और ग्रुप 13 को कंपेयर कर लेते हैं। ये आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट करके, 13 और 14 में से स्मॉलर, छोटा कौन होगा, साइज जो है
छोटा किसके लिए होगा? जल्दी से कमेंट करो। 13 एलिमेंट का साइज छोटा होगा या 14th एलिमेंट का साइज छोटा होगा? चैप्टर थर्ड में हम सब पढ़ चुके हैं इन सभी चीजों को। योगेश का कमेंट गलत है, बाकी सबका सही है। ग्रुप 14 जो है उसका साइज छोटा होगा, क्योंकि 13 और 14 में से 14 राइट साइड में आएगा, जहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट तो, द एटॉमिक साइज द atomic size of group 14 elements of group 14 elements is smaller than is smaller than the atomic size of group 13 elements. The atomic size of group 13 elements due to higher effective nuclear charge due to higher effective nuclear charge of group 14 elements. Higher effective nuclear charge of group 14 elements. Group 14 elements. तो ये तो 13 और 14 के बीच में कंपैरिजन हो गया। और अगर हम लोग इन्हीं ग्रुप्स के बीच में कंपैरिजन करें तो डाउन द ग्रुप जाने पर जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ता है, क्योंकि शेल का नंबर बढ़ता है। अगले पॉइंट से लिखिएगा, on moving down the group on moving down the group, the atomic size increases due to increase in due to increase in number of shells. Number of shells. पर सिलिकॉन से जर्मेनियम पर जब आप जंप करेंगे तब साइज बढ़ेगा तो सही, पर बहुत बहुत थोड़ा सा, सिर्फ 4 पिकोमीटर का साइज बढ़ेगा। और ऐसे ही आप जब टिन से लेड में जंप करेंगे तब भी साइज बहुत कम बढ़ेगा। इसका रीजन है, सिलिकॉन और जर्मेनियम में तो आपका पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी सब चला जाता है, और एस एन और पीबी में जो है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सब चला जाता है। लिखिएगा, there is very small increase in size. There is very small increase in size from from silicon to germanium, from silicon to germanium, and tin to lead, and tin to lead, due to poor shielding effect of due to poor shielding effect of effect of D and F D and F subshells respectively. D and F subshells respectively. respectively. हाँ जी बच्चों, तो ये आपका हो गया एटॉमिक साइज। नेक्स्ट, अगला ट्रेंड जो हमें करना है वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो,
13 और 14 में कंपैरिजन हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है जब आपको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो देखिए 13 का कॉन्फ़िगरेशन था NH2 NP1, पार्शियली फिल्ड कहेंगे इसे। 14 का है NS2 NP2, ये भी आपका पार्शियली फिल्ड ही कहलाएगा। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी में स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट तो लग नहीं रहा, क्योंकि दोनों की ही स्टेबिलिटी सेम है, दोनों ही पार्शियली फिल्ड है। तो यहाँ पर आप एटॉमिक साइज का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। तो क्योंकि सर एटॉमिक साइज 14th ग्रुप एलिमेंट्स का छोटा है, तो इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो 13th ग्रुप एलिमेंट के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। पर जब एक एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो 13th, जो पहले NH2 NP1 था, एक इलेक्ट्रॉन P में से चला गया तो ये बचता है NS2 फुल्ली फिल्ड। जबकि दूसरी तरफ कंपैरिजन हम लोग करें 14 ग्रुप का, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है इनका NS2 NP1, ये अभी भी पार्शियली फिल्ड में ही है। तो इस वजह से, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में 13 ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड हो चुका है, NH2 हो चुका है, जो कि NH2 NP1 के मुकाबले ज्यादा स्टेबल है। तो इस वजह से जो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो 13th ग्रुप की ज्यादा होगी 14th ग्रुप के कंपैरिजन में। समझ में आया या फिर नहीं आया, पहले तो ये कमेंट करके बताओ। फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में कंपैरिजन आप लोगों के समझ में आया या फिर नहीं आया? ठीक है, लिखी तो फिर। भाई एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 13 का कॉन्फ़िगरेशन NH2 रह जाएगा और 14 का रह जाएगा NH2 NP1। NH2 NP1 पार्शियली फिल्ड है, जबकि NH2 फुल्ली फिल्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब तुम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो 13 का कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल निकलेगा 14 के मुकाबले। तो तुम्हें 13 के केस में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ जाएगी 14 के मुकाबले। मतलब सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो 13th ग्रुप एलिमेंट्स की ज्यादा हो जाएगी 14th ग्रुप एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। लिखिएगा, ड्यू टू ड्यू टू स्मॉलर साइज ड्यू टू स्मॉलर साइज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी द फर्स्ट ionization enthalpy ionization enthalpy of group 14 elements first ionization enthalpy of group 14 elements is higher than those of is higher than those of those of the corresponding those of the corresponding elements of group 13 corresponding elements of group 13। अगली लाइन से लिखिएगा, but after losing one electron after losing one electron comma
Group 13 elements occupy Group 13 elements occupy more stable more stable configuration more stable configuration that is ns2 np0 that is ns2 np0 np0 in comparison to the in comparison to the comparison to the 14th group element in comparison to the 14th group element. Full stop. Therefore, the second ionization enthalpy of group of group 13 elements is higher than is higher than group 14 elements. तो ये तो कंपैरिजन हो गया आपका 13th और 14th के बीच में. अब अगर इन्हीं एलिमेंट्स के बीच में हम लोग कंपैरिजन करें तो देखो डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज जो है वो लगातार बढ़ता जाता है और इस वजह से लगातार जो आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो घटती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है. तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी कार्बन की होनी चाहिए, बिल्कुल सही है. और सबसे कम जो है वो पीवी लेड की होनी चाहिए. पर यहाँ फिर से एक एक्सेप्शन आता है. पीबी की आयोनाइजेशन एंथैल्पी 10 से ज्यादा हो जाती है अचानक से और इसका कारण है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सबशेल. हाँ जी, लिखिएगा अगला पॉइंट. द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स ionization enthalpy of group 14 elements decreases down the group decreases down the group due to increase in size due to increase in size but there is an exception but there is an exception there is an exception that is lead and tin that is lead and tin. Full stop. देखिएगा there is poor shielding effect of there is poor shielding effect of F subshell in case of lead in case of lead
due to which due to which valence electron experiences due to which valence electron experiences more more attraction force from nucleus more attraction force from nucleus। और जो ऑर्डर आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी में दिखाई दे रहा है वो ऑर्डर आप लोग बना लीजिए। हाँ जी, तो ये आपका हुआ आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट अगला ट्रेंड हमें करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले कमेंट कीजिए आपके अकॉर्डिंग किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर ज्यादा होनी चाहिए, 14 ग्रुप और 13 ग्रुप। किनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होनी चाहिए, 14 ग्रुप की होनी चाहिए कि 13 ग्रुप की? 14 ग्रुप की, क्योंकि इनका साइज जो है छोटा है 13 के कंपैरिजन में। और जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं इन्हीं एलिमेंट्स के में अगर कंपैरिजन करें, तो जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो देखो साइज जो है बढ़ता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटनी चाहिए। पर सिलिकॉन से जर्मेनियम और जर्मेनियम से टिन एसएन, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहती है। कारण है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी सबशेल। इन सभी से पहले डी सबशेल जो है आ जाता है, और फिर टिन से लेड अचानक से थोड़ी सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि टिन से लेड में आप जब करते हैं तो अब एफ सबशेल आ जाता है जिसका शील्डिंग पावर और ज्यादा पुअर है। तो लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड due to smaller size and higher effective nuclear charge, smaller size and higher effective nuclear charge, comma, the electronegativity of group 14 elements, the electronegativity of group 14 elements is higher than group 13 elements, higher than group 13 elements, group 13 elements। अगला पॉइंट लिखो, in a group in a group comma, when we move from carbon to silicon, when we move from carbon to silicon, carbon to silicon, electronegativity decreases,
electronegativity decreases and from and from silicon to tin and from silicon to tin electronegativity electronegativity remain constant electronegativity remain constant due to remain constant due to poor shielding effect of due to poor shielding effect of poor shielding effect of D subshell poor shielding effect of D subshell and then and then from tin to lead SN to PB and then from tin to lead SN to PB SN to PB electronegativity suddenly electronegativity suddenly increases electronegativity suddenly increases due to due to poor shielding effect of due to poor shielding effect of F subshell poor shielding effect of F subshell poor shielding effect of F subshell और जो ऑर्डर मैंने बनाया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आप लोग भी बना दीजिए तो जो लेड है ना वो सिलिकॉन जर्मेनियम टिन इन तीनों से ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हाँ जी अगला ट्रेंड है आपका मेटालिक करेक्टर नेक्स्ट ट्रेंड लिखिएगा बच्चों मेटालिक करेक्टर मेटेलिक करेक्टर देखिए मेटालिक करेक्टर साइज पर डिपेंड करता है जितना बड़ा एटॉमिक साइज होता है मेटालिक करेक्टर भी उतना ही ज्यादा होता है तो ग्रुप 14 एलिमेंट जो हैं इनका साइज ग्रुप 13 से छोटा है तो मतलब इनका मेटालिक करेक्टर जो है वो कम होगा ग्रुप 13 के मुकाबले और जब डाउन द ग्रुप हम लोग मूव करते हैं तो साइज बढ़ता चला जाता है जिसकी वजह से मेटालिक करेक्टर जो है वो भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता चला जाता है यही कारण है कि कार्बन और सिलिकॉन तो नॉन मेटल्स हैं जर्मेनियम जो है मेटलॉइड है और टिन और लेड जो है वो मेटल्स हैं तो लिखिएगा आप लोग
Group 14 elements are less metallic. Group 14 elements are less metallic than less metallic than group 13 elements are less metallic than group 13 elements group 13 elements due to smaller size due to smaller size and higher due to smaller size and higher effective nuclear charge due to smaller size and higher effective nuclear charge of group 14 elements of group 14 elements. अगली लाइन से लिखिएगा on moving on moving down the group metallic character increases metallic character increases therefore carbon and silicon are non-metals. Carbon and silicon are non-metals, comma, germanium is a metalloid. Germanium is a metalloid, while tin and lead tin and lead are metals. Tin and lead are metals. तो ये हुआ हमारा मेटालिक करेक्टर। इनके जनरल ट्रेंड्स में अगला जो ट्रेंड है वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ग्रुप 13 और ग्रुप 14 एलिमेंट्स में ग्रुप 14 एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है ग्रुप 13 के मुकाबले, क्योंकि ग्रुप 14 एलिमेंट्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और ऊपर से इनका साइज छोटा है तो बॉन्ड लेंथ जो है वो भी छोटी होगी, और जब बॉन्ड छोटी होती है तो उसे तोड़ने के लिए एनर्जी जो है वो ज्यादा देनी पड़ती है, मतलब बॉन्ड एक तरीके से ज्यादा स्टेबल हो जाता है इनका। और सीधी सी बात है, अगर आप एनर्जी ज्यादा देंगे तो इसका मतलब ये है उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। और जब डाउन द ग्रुप हम लोग मूव करते हैं तो क्योंकि लगातार साइज बढ़ता चला जा रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली जा रही है, तो इस केस में इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है डाउन द ग्रुप जाने पर वो घटता चला जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के लिए लिखिएगा द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स। The melting point and boiling point of group 14 elements are are much higher than those of corresponding elements those of corresponding elements
of group 13 of group 13 due to formation of due to formation of shorter and stronger due to formation of shorter and stronger covalent bond, shorter and smaller covalent bond. अगली लाइन से लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट इसी में। On moving down the group, on moving down the group, comma, melting points and boiling points, melting points and boiling points decreases due to decreases due to decrease in interatomic forces of attraction, decrease in interatomic forces of attraction, interatomic forces of attraction। ऑर्डर बना लीजिए। अगला जो ट्रेंड है वो है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए ये एलिमेंट्स आयनिक कंपाउंड क्यों नहीं बनाते? आयनिक कंपाउंड का मतलब है इलेक्ट्रॉन को लूज करना और इलेक्ट्रॉन को गेन करना। ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ती है, जो पॉसिबल नहीं है। एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी जो कि पॉसिबल नहीं है। और 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर ये ले लेते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्जन बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्जन बढ़ते ही ये अनस्टेबल हो जाएंगे। तो इस वजह से ये आयनिक बॉन्ड ना बना करके ये बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और इस कोवलेंट बॉन्ड बनाने के दौरान ये 2 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, +2 एंड +4। किस तरीके से? आपके सामने बोर्ड पर है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP2 है। तो अगर मैं इनकी ग्राउंड स्टेट बनाऊं तो S में 2 इलेक्ट्रॉन है और P में भी 2। अब क्योंकि यहाँ टोटल अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, तो इनकी पेयरिंग के लिए ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज करके ऑक्सीडेशन स्टेट +4 दिखाना चाहेंगे। इनकी ग्राउंड स्टेट अगर बना दी जाए तो जो S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पेयर्ड हैं, उनमें से एक जंप करके आगे आ जाएगा P में, और अब P में हो जाएंगे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और S में सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। इस कंडीशन में क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो दिखाएंगे +4। तो ये -4 और +2 और +4 दिखाते हैं। इसके अलावा इनमें कार्बन जो है वो -4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सब में सबसे ज्यादा है, तो माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। हाँ जी।
लिखिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। ग्रुप 14 एलिमेंट्स generally form group 14 elements generally generally form generally form covalent compounds. Covalent compounds because it is not easy. Covalent compounds because it is not easy to lose. It is not easy to lose 4 electrons or gain 4 electrons. Not easy to lose 4 electrons and gain 4 electrons due to energy change. Due to energy change. Full stop. Therefore, full stop. Therefore, formation of ionic bond is not possible. Formation of ionic bond is not possible. Is not possible. और जो दो ऑक्सीडेशन स्टेट जिस तरीके से मैंने बनाई है, आप लोग भी वैसे ही बना दो। हाँ जी, फिर इसमें आप लोग लिखिएगा on moving down the group the stability of +2 oxidation state decreases. On moving down the group the stability of plus 2 oxidation state decreases and that of +4 oxidation state increases and that of +4 oxidation state increases that of +4 oxidation state increases due to increase in metallic character due to increase in metallic character but on moving from but on moving from Ge to Pb, germanium to Pb lead, Pb, comma, due to inert pair effect. पिछले ग्रुप में बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है. Due to inert pair effect, stability of +2 oxidation state, stability of +2 oxidation state increases, +2 oxidation state increases and that of +4 oxidation state decreases and that of +4 oxidation state decreases. हाँ जी,
Next point, compounds compounds of elements having +4 oxidation state. Compounds of elements having +4 oxidation state are expected to be covalent are expected to be covalent expected to be covalent, and the compounds which show +2 oxidation state +2 oxidation state are expected to be ionic expected to be ionic। तो +4 वाले कोवलेंट होते हैं नेचर में और +2 वाले आयोनिक, जैसे कि SnCl2 आयोनिक है और SnCl4 कोवलेंट। एग्जांपल डाल दो, SnCl2 is ionic solid, SnCl2 is ionic solid, while SnCl4 is a covalent liquid। SnCl2 is ionic solid while SnCl4 is a covalent liquid is a covalent liquid। हाँ जी, अगला पॉइंट लिखिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। अब इस इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो पीबी है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना चाहेगा, ना कि +4। इस वजह से जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है पीबी की, वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि +4 अनस्टेबल है, वो जल्दी से जल्दी +2 में कन्वर्ट होना चाहेगा, स्टेबल में कन्वर्ट होना चाहेगा। और +4 से +2 में जाने का मतलब है खुद का खुद का रिडक्शन करना, और जो खुद का रिडक्शन जितना ज्यादा आसानी से कर सकता है वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। लिखिएगा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, comma, higher elements tends to higher elements tends to show +2 oxidation state tends to show +2 oxidation state, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, विच इज मोर स्टेबल देन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ब्रैकेट में लिख दो, विच इज मोर स्टेबल देन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट क्लोज, full stop। Hence higher elements in +4 oxidation state higher elements in +4 oxidation state can act as good oxidizing agent good
oxidizing agent, while lower elements while lower elements in +2 oxidation state, lower elements in +2 oxidation state can act as can act as reducing agents. तो जो लोअर एलिमेंट्स हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट उनके लिए अनस्टेबल है, तो वो जल्दी से जल्दी +4 में कन्वर्ट होना चाहेंगे, मतलब खुद का करना चाहेंगे ऑक्सीडेशन, और जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट। तो +2 वाले तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे, और +4 वाले जो हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। तो ये हो गए बच्चों इनके जनरल ट्रेंड्स। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में, नई क्लास में, नई हेडिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है।